हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पीपीएस के थर्ड चैप्टर के बारे में। ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये है आपके थर्ड चैप्टर का पार्ट 1, जहां पे हम सिर्फ थियोरिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यानी कि थर्ड चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरिकल क्वेश्चंस है जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में बताया था कि मैं कोडिंग के क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो निकालूंगा जहां पे हम सभी चैप्टर्स के जितने भी कोडिंग के क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे ताकि एक फ्लो बना रहे। राइट, लेकिन वो चीज यहां पे मैं थर्ड चैप्टर में नहीं करने वाला हूं, बिकॉज थर्ड चैप्टर जो है उसके अंदर से बहुत सारे कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ थर्ड चैप्टर के लिए मैं एक स्पेसिफिक कोडिंग का वीडियो निकालने वाला हूं जो कि आपका होगा पार्ट 2। यानी कि थर्ड चैप्टर का ये है पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरिकल क्वेश्चंस। इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 2 जिसमें होंगे सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस। थर्ड चैप्टर का जो वेटेज है वो कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। यहाँ से पैटर्न्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको काफी ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। राइट, यहाँ पे इस पार्ट 1 के अंदर अभी हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थियरी के फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। राइट, तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था उसके लिए तो अलग से मैं कोडिंग का क्वेश्चन का पार्ट बनाऊंगा, सो उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आराम से थर्ड चैप्टर को समझना है और सारी चीजें आपकी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। और दूसरी एक बात, ये सारा का सारा मटेरियल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, तो वहां से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फोर लूप विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाना है फोर लूप का एक एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे ये जो थर्ड चैप्टर है ना, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फिर फोर लूप हो गया, इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है। यानी कि कंडीशनल जितने भी कंडीशंस वाली जो चीजें होती हैं या तो फिर लूप वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हम थर्ड चैप्टर में देख रहे होंगे। राइट, तो ये काफी ईजी चैप्टर है। अगर मैं थियरी की बात करूँ तो आप फटाफट से ये सारी चीजें समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एग्जाम्पल से देने होते हैं जो कि समझने काफी ईजी है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फोर लूप के बारे में। ठीक है, देखिए फोर लूप क्या होता है। द फोर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन बिफोर हैंड। यानी कि जब आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पहले से पता हो। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल चीज समझिए कि लूप का हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो लूप जो है वो बेसिकली किसी ना किसी टास्क को रिपीटिशन में जब आपको करना हो या तो फिर किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइकिल्स में किसी चीज को घुमाना हो। जैसे मैंने कह दिया कि मेरा लूप 10 बार चलना चाहिए, तो क्या होगा कि 10 बार तक मेरी वो साइकिल चलेगी और हर एक इटरेशन के बाद यानी कि हर एक साइकिल के बाद मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। राइट, तो इस तरीके से मेरा पूरा जो लूप है वो काम करता है। लूप से मुझे फायदा क्या होता है, लूप की मदद से जो है मेरा काम आसान हो जाता है। मैं चीजों को बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ता है, मैं एक ही साइकिल के अंदर अपना जो काम है उसको मल्टीपल टाइम्स खत्म कर सकता हूं। ये मेरे लूप की खासियत है, यानी कि मेरा समय भी बचाता है और मैं काफी कम कोड करके चीजों को जो है वो इसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकता हूं। राइट, तो फोर लूप जो है यहाँ पे इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें समझनी है कि यहाँ पे हम फोर लूप का यूज तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पहले से पता हो। जब मुझे ये पहले से पता हो कि मुझे कितने बार अपने लूप को चलाना है, 10 बार चलाना है, 15 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, ये मुझे पहले से पता है कि मुझे कब तक मेरे साइकिल को चलाना है, तब मैं फोर लूप का यूज करता हूं। राइट, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि कहीं ना कहीं से तो आपको आपकी लूप की शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी ना किसी साइकिल से तो आपकी इसको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंडीशन, यानी कि कंडीशन का मतलब होता है शर्त। शर्त क्या है कि मैं कब तक अपने लूप को चलने दूंगा, मुझे कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, तो वो जो शर्त है यानी कि जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं। और उसके बाद आता है इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट, यानी कि हर एक साइकिल के बाद मेरी वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, वो भी यहाँ पे मैं फोर लूप के अंदर मेंशन करूंगा। राइट, तो इसका हम देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है। इस तरीके से आपको लिखना है फोर और उसके अंदर आपका आएगा इनिशियलाइजेशन यानी कि पहली जो शुरुआत होती है वो आपको यहाँ पे दिखानी है, फिर कंडीशन आएगी आपकी और अपडेट। अपडेट यानी कि आपका इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, देखिए एग्जीक्यूट्स ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये तो हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन शुरुआत तो एक ही बार होती है, तो शुरुआत कहां से होगी, इनिशियलाइजेशन से होगी। इनिशियलाइजेशन जो है वो एक ही बार आपके लूप में एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद तो फिर आपकी साइकिल चल पड़ती है। फिर आती है आपकी कंडीशन। सो इवेल्यूएटेड बिफोर ईच इटरेशन, यानी कि हर एक साइकिल से पहले ये कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन सही हुई
तो फिर आपकी साइकिल चलेगी। अगर वो गलत हुई तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वहां पे आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा। द लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है, सही है, तब तक आपका लूप चलता रहता है। फिर आता है आपका अपडेट। अपडेट क्या होता है? तो एग्जीक्यूट्स आफ्टर ईच इटरेशन टू मॉडिफाई द लूप वेरिएबल, यानी कि लूप के अंदर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो जो आपका लूप के अंदर का वेरिएबल होता है वो हर एक इटरेशन के बाद अपडेट होता है। अपडेट में आपको मैंने बताया, तो फिर वो इंक्रीमेंट हो गया तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 4 और एक साइकिल कंप्लीट हुई और मैंने कहा कि भाई इंक्रीमेंट, तो अब 4 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज चलती है। तो मॉडिफाई करने के लिए आपके लूप के वेरिएबल को आप अपडेट का यूज करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखोगे तो सारी चीजें एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मेन फंक्शन है, ठीक है, तो आपको पता है कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ये हमारी हेडर फाइल हो गई और ये हमने क्या कर दिया, इंट मेन फंक्शन ले लिया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, देखिए दिस इज माय वेरिएबल इंट आई, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर के फॉर्मेट में, यानी कि एक नंबर होगा इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अब इसकी शुरुआत मुझे कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो मैंने इसकी शुरुआत की 1 से, यानी कि i इज इक्वल टू 1। देखिए तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर मैंने मेंशन की मेरी कंडीशन, यानी कि कब तक लूप चलेगा, जब तक मेरी i की वैल्यू बढ़ बढ़ के 5 जितनी ना हो जाए, तब तक ये लूप चलेगा, यानी कि लेस और इक्वल टू 5, यानी कि जब इसकी वैल्यू 5 होगी तब उसके बाद ये जो है वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। और यहाँ पे है i प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट, यानी कि मुझे हर एक बार अपने लूप को बाय 1 इंक्रीमेंट करना है। जब मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो तब i की वैल्यू जो है वो +1 होनी चाहिए, यानी कि इनिशियली जब वो 1 होगी, एक साइकिल के बाद वो हो जाएगी 2, दूसरी साइकिल के बाद हो जाएगी 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से, राइट। सो इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा ये, फिर कंडीशन आ गई हमारी, और अपडेट में हमें है i प्लस प्लस। प्रिंटएफ क्या होगा फिर हमारे यहाँ पे, तो प्रिंटएफ में मैंने यहाँ पे डाल दिया इटरेशन %d और ये हो गया i क्या होगा, यानी कि मेरे ये i प्रिंट होगा, यानी कि सबसे पहले ये i जो होगा और i इज इक्वल टू 1 मैं लूप के अंदर जाऊंगा, ये 1 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू अपडेट होगी i प्लस प्लस के थ्रू, वो चेक होगी कंडीशन कि अभी अब देखो जैसे वो अपडेट हुई तो वो 2 हो जाएगी, क्या 2 मेरा लेस और इक्वल टू 5 है, यस है, तो फिर 2 प्रिंट कर दो। फिर बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगी, 3 लेस और इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो चलो उसको प्रिंट कर दो। फिर अपडेट होगा, 4 हो जाएगा, 4 इज लेस और इक्वल टू 5, यस, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के तरीके से हमारा 5 तक ये चीज चलेगी, तो 5 इटरेशन यहाँ पे हमारे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट, आप देखिए क्या आ गया हमारा आउटपुट, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5। इस तरीके से आपके सारे के सारे इटरेशन आपको मिल जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से चीज काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लूप का काम कैसे होता है। यहाँ पे आपका इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट मेंशन करना होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो प्रिंटएफ के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया अपने i को, यहाँ पे इटरेशन लिख दिया। %d लिखना जरूरी है बिकॉज हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर को जब भी आप प्रिंट करना चाहे आपको %d लिखना है, फिर कोमा करके जिस चीज को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो लिखना है। तो प्रिंट किसको करना है, i को करना है अपने लूप के अंदर। लूप कब तक चलेगा, लेस और इक्वल टू 5, यानी कि 5 बार तक चलेगा। और यहाँ पे हमें आउटपुट में वही चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमें इटरेशन 1 to 5 जो है वो मिल गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन एल्स इफ लैडर विद एन एग्जाम्पल। एल्स इफ लैडर बड़ी सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए द एल्स इफ लैडर जो है इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस सिक्वेंशियली, यानी कि सीक्वेंस में जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है, ठीक है। अगर एक ही कंडीशन चेक करना चाहते हैं तब तो आप क्या लिखेंगे, इफ और उसके बाद एल्स, खत्म, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर है x, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 5 हुआ तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ग्रेटर देन 5, एल्स मैं लिख दूंगा स्मॉलर देन 5। तो इफ x इज ग्रेटर देन 5, printf the number is greater than 5, else अगर मेरा x less than 5 है तो printf कि भाई the number is not smaller than 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज काम करती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं कंडीशंस को सीक्वेंस में चेक करना चाहता हूँ, यानी कि जब मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, तो उस केस में मैं एल्स इफ लैडर का यूज करता हूं। इट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशंस, यानी कि अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे जब आपको वेरियस ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करना हो तब आप इसका यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स क्या होगा, इफ, फिर इसमें मेंशन होगी कंडीशन नंबर 1, उसके बाद आपको जो भी कोड लिखना है वो लिख दीजिए, ठीक है। फिर आएगा एल्स इफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ, एल्स इफ और सबसे लास्ट में आता है फिर एल्स। और हर एक एल्स इफ के अंदर आपकी कंडीशन मेंशन होती है। हमेशा याद रखिए जब भी इफ आया ना, इफ, तो उसके अंदर हमेशा ब्रैकेट में कंडीशन ही आती है। इफ के साथ हमेशा ब्रैकेट में कंडीशन ही आती है। तो यहाँ पे इफ आ गया, कंडीशन 1, एल्स इफ, देखो फिर से इफ आया तो यहाँ पे कंडीशन 2
उसके बाद उस कंडीशन के हिसाब से अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो यहाँ आपको लिख देना है कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, ठीक है। फिर एल्स इफ अगर कंडीशन 3 अगर आपकी डालते हो वो ट्रू हुई तो फिर आपका ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में फिर आपका जो अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पे एल्स में जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलता कैसे काम, इफ कंडीशन 1 अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं हुई तो फिर ये वाला ब्लॉक चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू चेक हुई और ये अगर ट्रू हुई तो फिर ये वाला ब्लॉक अगर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये भी गलत हुई तो उस केस में ये वाली कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 3, और अगर कंडीशन 3 ट्रू हो जाती है तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर इन ऊपर वाली कंडीशन में से एक एक करके जब आप हर एक कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सही नहीं हुई तो उस केस में फिर मेरा ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, विच इज एल्स। तो एल्स क्या बोल रहा है, देखियो, कोड टू एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द अबव कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 85, यानी कि मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है मार्क्स, ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है मेरा मार्क्स। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 85। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा एल्स इफ लेटर का। ये एग्जांपल्स आपको देखने समझना और यही आपको एग्जाम में लिखने हैं, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स में मैं क्या लिखूंगा कि अगर मेरे मार्क्स ज्यादा हुए या तो फिर इक्वल हुए 90 के तो यहाँ पे ग्रेड प्रिंट कर दो तुम ए, यानी कि प्रिंट एफ ग्रेड ए, ठीक है। ये जो \n लिखा है ना वो नई लाइन के लिए होता है ताकि एंटर, ये एंटर का काम करता है। फिर देखते हैं एल्सिफ। एल्सिफ क्या बोलता है कि अगर मान लो कि मेरे मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा नहीं हुए, जो कि मेरे इस केस में नहीं है, तो उस केस में आप करेंगे दूसरी कंडीशन को चेक कि भाई क्या मेरे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है। अगर है तो उस केस में प्रिंट कर दो ग्रेड बी, जो कि हमारे केस में है, राइट। 85 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 75, ये 90 से ज्यादा नहीं है लेकिन ये 75 से ज्यादा है, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। उसके बाद मेरी ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर मेरे मार्क्स फॉर एग्जांपल 75 से भी ज्यादा नहीं होते हैं तो फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, भाई एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर मेरे मार्क्स 50 से ज्यादा होते हैं तो उस केस में हमें प्रिंट एफ कर देना होता है ग्रेड सी। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि मान लो कि मेरे मार्क्स अगर 10 ही आए, ठीक है, अगर ये मार्क्स सिर्फ 10 ही होते तो उस केस में ये वाला ब्लॉक प्रिंट होता विच इज एल्स। तो एल्स में कभी भी कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती है। एल्स का मतलब क्या है कि भाई अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन सही नहीं हुई तो उस केस में तुम मुझे एग्जीक्यूट कर दो, जो कि हो जाएगा प्रिंट एफ ग्रेड एफ, यानी कि भाई तुम फेल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे कंडीशंस जो है वो सीक्वेंस में चलती है, अगर ऊपर वाली ट्रू नहीं हुई तो नीचे वाली चेक होगी, अगर नीचे वाली ट्रू नहीं हुई तो उससे नीचे वाली चेक होगी, और अगर सारी की सारी कंडीशंस चेक हो गई एल्सिफ 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 करके और उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उस केस में फिर आपका एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर मार्क्स मैंने ले रखे थे 85, ठीक है, मार्क्स मेरे थे 85। तो यहां पे क्या होगा कि मेरा एग्जीक्यूट होगा ये वाला ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पे था कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 के लिए, जो कि यहाँ पे हमारे केस में है। तो आउटपुट क्या होगा आपका ग्रेड बी, देखिए आ गया, ग्रेड बी इज अवर आउटपुट। इस तरीके से ये चीज काम करती है। देखिए हर एक चीज यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करके दे रखी है, तो आप इस सभी को रेफरेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो और भी बढ़िया लगता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ये कोड आपको एक समझाना है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि एल्सिफ लेटर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप विथ एग्जाम्पल। अब ये वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझो। देखिए वाइल लूप क्या है, वाइल लूप हमारा एक एंट्री कंट्रोल लूप है, बिकॉज यहां पे क्या होता है कि कंडीशन हमेशा पहले चेक होती है। द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, यानी कि लूप के अंदर, आपके वाइल लूप के अंदर आपने जो चीजें मेंशन कर रखी है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक होती है, हमेशा आपके वेरिएबल की कंडीशन चेक होगी। इसीलिए हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं कि यहाँ पे लूप के अंदर की जो एंट्री है ना, लूप के अंदर की एंट्री वो कंट्रोल्ड है, उस पे पहरेदार है। पहरेदार हमारा कौन है, पहरेदार हमारा कंडीशन है। कंडीशन चेक होगी, भाई देखा जाएगा कि क्या तुम लायक हो उस लूप के अंदर जाने के, तभी हम तुमको जाने देंगे, अगर कंडीशन सही हुई तो। अगर नहीं होती है तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वाइल लूप। वाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप इसीलिए कहा जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है
तभी आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता है रिपीटेडली, अदरवाइज वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। एग्जांपल के साथ समझाता हूं, देखिए ये इसका है सिंटेक्स व्हाइल, उसके बाद ब्रैकेट में आएगी आपकी कंडीशन और यहाँ पे आपको लिख देना है कमेंट में कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो। सिंटेक्स आपको हर एक थियरी का लिखना है, ये मेक श्योर कर लेना, ठीक है। माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि हमें सिंटेक्स हर एक थियरी में लिखना है। इस तरीके से सिंटेक्स लिखना होता है, बड़ी छोटी सी चीज है, आराम से लिख के आ सकते हो, राइट। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए व्हाइल का। व्हाइल के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया विच इज इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे ही। देखिए 4 में हम क्या करते थे, लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन करते थे। आई इज इक्वल टू 1 जो था मैं वो लूप के अंदर लिखता था, यहाँ पे हम बाहर ही इनिशियलाइज कर देंगे हमारे वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंट आई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई आई शुड बी लेस और इक्वल टू 5, तभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन चेक हो गई, व्हाइल के अंदर शुरुआत में हमने कंडीशन डाल दी कि ये जो आई की वैल्यू है वो 5 या तो फिर 5 से कम होनी चाहिए, जो कि हमारे केस में है। तो उसके बाद ही आप इस लूप के अंदर एंटर कर सकते हो और आप यहाँ पे ये जो चीज है ना इटरेशन 1 इसको प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट। देखिए इंक्रीमेंट यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर ही होगा। वहां पे 4 में क्या था, वहां पे ऊपर हम ब्रैकेट में सारी चीजें लिख रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, देखिए इनिशियलाइजेशन ऊपर हो रहा था, कंडीशन व्हाइल के बाद चेक होती है और जो आपका इंक्रीमेंट है वो आप अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरीके से नीचे लिखते हैं आई प्लस प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पे लूप कैसे चलेगा, देखिए सबसे पहले 1 थी वैल्यू तो ये 1 प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया वो 2 हो जाएगी, फिर 2 जो है वो लेस देन 5 होता है तो उसके लिए हमारा फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो 3 बन जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए चेक किया क्या 3 लेस और इक्वल टू 5 है तो 3 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 प्लस प्लस यानी कि 4 हो जाएगा। क्या 4 इज लेस और इक्वल टू 5 होता है, हाँ होता है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगा। 5 के लिए चेक किया क्या 5 लेस और इक्वल टू 5 होता है, हाँ होता है, इक्वल टू तो होता ही है, तो फिर 5 प्रिंट हो जाएगा और उस केस में हमारा फिर 5 प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगा। अब जैसे ही 6 के लिए कंडीशन मेरी चेक होगी, जैसे ही ये कंडीशन यहाँ से 6 बन के गया चेक होने के लिए यहाँ पे, तो 6 इज लेस और इक्वल टू 5, वहां पे आपकी कंडीशन गलत हो गई। तो कंडीशन जैसे ही गलत होगी तो हम क्या कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। हम यहाँ से लूप से बाहर आ गए और हमारा व्हाइल लूप यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिला, आउटपुट के तौर पे हमें ये मिला इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5, ठीक है। यहाँ पे इटरेशन हमने लिखा था ना, ये वाला इटरेशन दिखा रहा है और उसके बाद %d करके हम आई को प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए कोमा करके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, कैसे आप प्रिंट करते हैं चीजों को। जिस किसी भी चीज को आप प्रिंट करना चाहते हैं इस तरीके से आपको %d लिखना है। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए %d हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होता है, कैर के लिए क्या यूज होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आगे चैप्टर्स में वो सारी चीजें डिस्कस होगी। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि जब भी आप इंटीजर को प्रिंट करना चाहे तो आपको इस तरीके से %d लिखना होता है, ठीक है। और ये जो \n है वो नई लाइन के लिए होता है। नई लाइन का मतलब क्या है कि जैसे ये इटरेशन 1 प्रिंट हुआ ना, उसके बाद देखिए ये नई लाइन में हमारा इटरेशन 2 आया, तो वो किस वजह से आया, ये \n लिखा था उसकी वजह से आया। अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो ये सारी की सारी चीजें एक ही लाइन में आ जाती, ठीक है। इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5 ये एक ही लाइन में आ जाता। इसीलिए मुझे यहाँ पे \n लिखना पड़ता है ताकि हर एक नई लाइन में मेरा जो है लूप एग्जीक्यूट हो, यानी कि हर एक साइकिल एक नई लाइन में एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल लूप क्या है भाई, ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि यहां पे क्या होगा कि मिनिमम एक बार आपकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो चीज होती है इस डू की वजह से। कैसे देखते हैं, चलिए। मीनिंग द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस एंड द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप, यानी कि यहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई होगी और जो कंडीशन होती है ना इसके अंदर वो बाद में चेक होती है, यानी कि आपके लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में आपकी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। इसका आप सिंटेक्स देखिए, इस तरीके से आपको पहले लिखना है डू और उसके अंदर आपका कोड आएगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यानी कि आपका जब ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। एग्जाम्पल देखो, इंट मेन इंट आई इज इक्वल टू 1 डू प्रिंटफ, पहले तो आपका ये 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी व्हाइल आई इज लेस और इक्वल टू 5 और उसके बाद आपका ये लूप आगे बढ़ेगा। तो ये जो होता है वो डू वाइल लूप के अंदर होता है कि मिनिमम एक बार तो आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि चाहे कंडीशन फिर कुछ भी हो। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा होता है ना कि व्हाइल आई इज लेस और इक्वल टू 0, तो उस केस में भी मुझे इटरेशन 1 तो आउटपुट मिल ही जाता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है मेरे दोस्त, डू पहले हो रहा है, यानी कि पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहले अगर मैंने इंट आई इज इक्वल टू 1 लिखा है तो यहाँ पे इटरेशन 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, जो कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल चुका है और उसके बाद ही ये वाली कंडीशन चेक होती, राइट। अगर ये कंडीशन में ऐसा लिखा होता आई इज लेस और इक्वल टू 0, तो वैसे तो अगर देखने जाए तो ये तो गलत हो जाती कंडीशन, लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूट होता बिकॉज डू हमने पहले किया और फिर हमने वाइल लिखा है। तो डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हमेशा
एग्जीक्यूशन पहले होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, जो कि यहाँ पे इस केस में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो i लेस और इक्वल टू 5 है, उसकी वजह से हमें ये वाला आउटपुट मिलने वाला है, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4 एंड इटरेशन 5, ठीक है। चलिए, तो की डिफरेंस क्या है व्हाइल लूप के अंदर? व्हाइल लूप में कंडीशन जो है वो चेक होती है सबसे पहले, अगर वो कंडीशन गलत हो गई तो लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, जो लूप है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई, अगर कंडीशन गलत भी हुई, तो मिनिमम एक बार तो आपको ये इटरेशन 1 मिल ही जाता, ठीक है, बिकॉज वो तो डू होने वाला है। उसके बाद अगर कंडीशन चेक होती, गलत होती, तो आगे की जो साइकिल है वो एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन ये तो एग्जीक्यूट होता ही होता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स लेटर विद सुटेबल एग्जांपल। अब ये नेस्टेड इफ एल्स लेटर का मतलब क्या है? देखिए, इफ एल्स लेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या होता था, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, ऐसे चलता था। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, यहां पे आपके इफ के अंदर दूसरा इफ आएगा, समझ रहे हो, इफ के अंदर दूसरा इफ आएगा। देखते हैं, चलिए, a nested if else later is when an if or else statement contains another if else statement, यानी कि आपके if else statement के अंदर अगर कोई दूसरी if else statement आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या है कि भाई एक नेस्ट का मतलब क्या होता है आपको, जो पक्षी बनाते हैं ना अपना घोंसला, तो उसको बोलते हैं नेस्ट। तो एक नेस्ट के अंदर एक दूसरा आपको क्या मिल रहा है, यानी कि एक इफ एल्स के अंदर आपको दूसरा इफ एल्स मिलेगा, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स लेटर। इट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस इन अ हायरार्किकल और डिपेंडेंट मैनर। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस जो है वो हायरार्किकल या तो फिर डिपेंडेंट मैनर में चेक होती है। डिपेंडेंट मैनर, ये वर्ड आप याद रखो, डिपेंडेंट मैनर का मतलब क्या है कि अंदर का जो इफ एल्स है वो ऊपर वाली इफ एल्स के ऊपर निर्भर है। अगर वो कंडीशन गलत होती है तो अंदर का मेरा इफ एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाला है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट नेचर बनता है, एक हायरार्की बनती है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है, पहला मेरा हुआ इफ, उसके अंदर मैंने डाल दी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही होती है तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये कंडीशन सही हुई तो मैं जाऊंगा अपने लूप के अंदर। यहाँ पे मैं आ गया अपने लूप के अंदर, सॉरी नॉट लूप, मेरे ब्लॉक के अंदर, मेरे इफ कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपने आ गया ब्लॉक के अंदर। फिर यहाँ पे क्या होगी, दूसरी कंडीशन चेक होगी, इफ कंडीशन 2, अगर ये कंडीशन 2 मेरी ट्रू हो जाती है तो उस केस में ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक्चुअली मेरे इस इफ के अंदर की बात हो रही है, ये ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, दिस इज एक्चुअली इनसाइड दिस इफ। तो ये इसके पापा हो गए, ये इफ ब्रैकेट में कंडीशन 1 वाले जो है ना, ये इसके पापा हो गए, किसके, ये इस अंदर वाले इफ एल्स के। अगर ये पापा सही हुए तभी अंदर वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज तो आप इसके अंदर जाने नहीं वाले थे। अगर मान लो पापा गलत हो गए, यानी कि अगर ये कंडीशन 1 आपकी गलत हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, आप ये अंदर जाने ही नहीं वाले हो। फिर उस केस में आप अंदर नहीं जाते, आप सीधा जो है वो इस एल्स वाले ब्लॉक को, ये जो बाहर वाला जो एल्स है ना, इसको एग्जीक्यूट कर देते, ये वाला आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा नेस्टेड इफ एल्स लेटर है वो काम करता है। चलिए इसके अंदर आप एक एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया एज, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 20, और एक ले ली मैंने हैज आईडी, यानी कि भी उसके पास आईडी है, ऐसा एक मैंने वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया 1, ठीक है। ये मेरा एक फ्लैग वेरिएबल है, यानी कि अगर मेरा 1 हुआ ये तो इसका मतलब है आईडी अवेलेबल है, अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब है आईडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स लेटर्स में कैसे काम करती है। अगर मेरी एज ज्यादा हुई 18 से, इफ एज इज मोर देन 18, देखिए 1 सेकेंड, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए इस केस में हमारी एज 20 है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस ब्लॉक के अंदर जा सकता हूं, यानी कि मैं अब इस ब्लॉक के अंदर जाऊंगा। चलिए, अब मैं इस ब्लॉक के अंदर चला गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा कि भाई क्या मेरे पास आईडी है। इफ हैज आईडी, तो हैज आईडी हमारा क्या था, 1 था, विच इज आईडी इज अवेलेबल, हाँ हमारे पास आईडी है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, यानी कि इफ के अंदर वाली ये बाहर के इफ वाला, इस बाहर के इफ के अंदर का जो इफ था हैज आईडी वाला, ये भी ट्रू हो गया। तो इस केस में ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यानी कि यू आर अलाउड टू वोट, यानी कि आप वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेरी हैज आईडी 0 होती, यानी कि ये अगर 0 होती, तो इसका मतलब था कि भाई आपके पास आईडी नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है कि भाई यू नीड एन आईडी टू वोट, कि भाई आपको एक आईडी की जरूरत है, राइट। लेकिन
अब ये अगर ये बाहर का जो मेरा इफ कंडीशन थी, अगर यही पूरी गलत होती, यानी कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 नहीं होती, मान लो कि एज 15 साल की होती, तो उस केस में मैं ये इस अंदर के लूप अंदर के इस ब्लॉक में जाता ही नहीं, इस अंदर वाले इफ एल्स में मैं जाता ही नहीं, मैं सीधा क्या करता, इस बाहर वाले एल्स को मैं एग्जीक्यूट कर देता, जो कि क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, कि आप वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ एल्स लेटर जो है वो काम करता है, राइट। चलिए, यहाँ पे पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई वही चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट करेंगे, आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तो आउटपुट क्या है, यू आर अलाउड टू वोट, बिकॉज हमारे केस में क्या हो रहा था कि एज भी 20 थी और हैज आईडी 1 थी, तो उस केस में ये वाला जो ब्लॉक था हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया, ये वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी विथ एग्जांपल। अब देखिए ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज काफी अच्छे से समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी, ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या होती है मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, अभी इसके बारे में मत सोचो, इसको अभी स्किप रखो, आप इतना समझ लो। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट इमीडिएटली। जब आपको किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपके लूप को रोक देना हो बीच में, यूजुअली तो हमें पता है कि हमारा लूप कब रुकता है, जब हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हमारा लूप वहां पे रुक जाता है। लेकिन अगर आपको बीच में किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर लूप को रोक देना है तो उस केस में आप ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक मार देते हैं, ठीक है। सो व्हेन एनकाउंटर्ड, यानी कि जैसे आप ब्रेक मारेंगे, द प्रोग्राम कंट्रोल एग्जिट्स द लूप और स्विच, यानी कि जैसे ब्रेक मारा आपका जो प्रोग्राम है वो लूप को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, स्विच को एग्जीक्यूट कर देगा, रिगार्डलेस ऑफ द लूप कंडीशन। यानी कि भले आपकी कंडीशन फिर उस केस में ट्रू हो रही हो या फॉल्स हो रही हो, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक मारा गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है, फिर चाहे गाड़ी में पेट्रोल हो या ना हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझो, लूप के अंदर पेट्रोल हो यानी कि आपकी कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो तब तक आपका लूप चलेगा। इसका मतलब है जब तक आपका पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा तब तक आपका जो गाड़ी है यानी कि जो आपका लूप है वो चलता रहेगा। लेकिन ब्रेक क्या है, ब्रेक हमारी गाड़ी में जो ब्रेक होती है वो कि भाई भले तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन अगर मैंने ब्रेक मारी तो गाड़ी को रुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो है हमारे ब्रेक की तरह काम करती है और जो लूप है वो हमारे पेट्रोल की तरह काम करता है। लूप की जो कंडीशन होती है वो पेट्रोल की तरह काम करती है। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक तो लूप घूमता रहेगा, लेकिन अगर मेरा मन हो गया बीच में कि भले भाई कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रुक जाना है, ठीक है, राजस्थान आ गया मुझे रुक जाना है, तो वहां पर मैं ब्रेक मार दूंगा, समझ रहे हो। तो उस केस में आप ब्रेक का यूज करते हैं कि भले फिर कंडीशन ट्रू हो, भले गाड़ी में मेरे पेट्रोल हो, लेकिन फिर भी मुझे गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो उस केस में मैं ब्रेक मार दूंगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, बड़े अच्छे से काफी क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए देख, यहाँ पे मैं किसका यूज कर रहा हूँ, फोर लूप का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोर लूप में मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया अपने वेरिएबल को। इनिशियलाइज कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअली इनिशियलाइज यहाँ पे हो रहा है, देखिए। तो हमेशा फोर लूप में इनिशियलाइजेशन जो है वो फोर लूप के अंदर ही होता है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस और इक्वल टू 5। तो कब तक मेरा फोर लूप चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम या तो फिर 5 जितनी ना हो। तो ये मेरा क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल है अपना, गड्डी में 5 तक जा सकते हो आप, 5 तक जाओ, 5 तक बढ़ा लो गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पेट्रोल हो गया और उसके बाद आ गया आई प्लस प्लस, यानी कि हर एक साइकिल के बाद इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मैंने बोल दिया कि भाई 5 तक नहीं, बीच में 3 आएगा, गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। तो इफ आई इज इक्वल टू 3 मार दो वहां पे ब्रेक, यानी कि अब आई को आप कंसिडर नहीं करेंगे, आई को आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आई इज इक्वल टू 3 पे क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया और उसके बाद प्रिंटफ कर दिया आपका इटरेशन आई। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली देखिए, अगर मैंने ये ब्रेक नहीं मारा होता तो क्या होता, मेरा आउटपुट आ जाता इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5, जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था वो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई आई इज इक्वल टू 3 पे मैंने चाहिए ब्रेक, मुझे चाहिए ब्रेक, तो वहां पे मर गया ब्रेक, यानी कि मेरा एग्जीक्यूट होगा लूप सिर्फ आई इज इक्वल टू 1 और आई इज इक्वल टू 2 के लिए। जैसे ही मेरी कंडीशन आई इज इक्वल टू 3 पे आई, मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और यानी कि मैं ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाऊंगा, इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, इस लूप से मैं क्या कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा और मेरा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, भले मेरी कंडीशन यहाँ पे आई इज लेस और इक्वल टू 5 की रही। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल भी है, ठीक है। भले आपकी कंडीशन कुछ भी हो लूप की, लेकिन अगर बीच में रुकना हो तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने 3 पे रुकना था तो यहाँ पे 3 जैसे ही आपको एनकाउंटर होगा वहां पे आपका ब्रेक आ जाएगा, यानी कि 3 के पहले की जितनी भी कंडीशन थी आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, वो वाली आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो आपको आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो लूप है यहाँ पे क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 3 पे टर्मिनेट हो गया,
ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू क्या है अभी, ये होता है आपका स्किपिंग एजेंट, ये है आपका स्किपिंग एजेंट। जब भी आपको कुछ स्किप करना हो तो आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन विदाउट टर्मिनेटिंग द लूप। यानी कि आपके लूप का जो करंट इटरेशन है, करंट साइकिल जो है, जिस साइकिल के लिए आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट को मेंशन किया है, वो ये स्किप कर देगा और उसके बाद सीधा नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा विदाउट टर्मिनेटिंग द लूप। यानी कि लूप को टर्मिनेट किए बिना, लूप को रोके बिना, लूप को एंड किए बिना वो उस पर्टिकुलर जो स्टेप है आपका उसको स्किप कर देगा। किस तरीके से, एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया आई, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया i = 1, i = 5, i++। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर i जब 3 आता है तो उसको कंटिन्यू कर दो। यानी कि इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि i की वैल्यू जैसे ही 3 आती है तो उसको प्रिंट मत करना, उसको स्किप कर देना, उसके अलावा के जितने भी उसको प्रिंट कर देना। तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, इटरेशन 1, इटरेशन 2, 3 स्किप हो गया यानी कि वो नहीं दिखेगा, फिर इटरेशन 4, इटरेशन 5, यानी कि आउटपुट ये आएगा। देखो इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 4, इटरेशन 5, क्योंकि यहाँ पे i = 3 के लिए मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, यानी कि उसको स्किप कर दिया। स्किप द इटरेशन व्हेन i = 3, इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ब्रेक जो है वो वहां से गाड़ी तोड़, मतलब वहां से आपका सिस्टम ही तोड़ देगा। टर्मिनेट्स द लूप और स्विच कंप्लीटली, आपका जो लूप है वहां पे तोड़ दिया, वहां से एंड कर दिया। यहाँ पे क्या करता है, कंटिन्यू स्किप्स द करंट इटरेशन, वो करंट इटरेशन यानी कि जिस इटरेशन के लिए आपने कंटिन्यू लिखा है वो स्किप कर देगा और कंटिन्यू कर देगा विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, और नेक्स्ट इटरेशन से फिर वो क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, चलिए जी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फॉरवर्ड जंप एंड बैकवर्ड जंप विद एन एग्जांपल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये थ्योरी आपको काफी अच्छी लगने वाली है बिकॉज फॉरवर्ड जंप एंड बैकवर्ड जंप काफी ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इन सी जंप स्टेटमेंट्स लाइक गो टू, अब यहाँ पे आप ये फॉरवर्ड जंप और बैकवर्ड जंप करने के लिए किसका यूज करेंगे, गो टू का यूज करेंगे। आर यूज्ड फॉर अनकंडीशनल जंप्स विद इन अ प्रोग्राम, यानी कि जब आपको आपके प्रोग्राम के अंदर जंप मारने हो विदाउट एनी कंडीशन, तब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अ फॉरवर्ड जंप मूव्स द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ लेबल बिलो द करंट स्टेटमेंट, यानी कि करंट स्टेटमेंट जो आपकी होती है उसके नीचे का अगर कोई भी लेबल हो वहां पे आपको जाना है तो आप उसमें यूज करते हैं फॉरवर्ड जंप का। जबकि आपका जो बैकवर्ड जंप है वो क्या करता है, मूव करता है द कंट्रोल टू अ लेबल अबव द करंट स्टेटमेंट, यानी कि आपकी जो करंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर के स्टेटमेंट पे आपको जब जाना हो तो वहां पे आपका जो कंट्रोल है उसको ले जाएगा। ठीक है, कौन, बैकवर्ड जंप। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे एग्जाम्पल देखोगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां पे देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, यही एग्जांपल आपको लिख के आना एग्जांपल में। इंट मेन है, प्रिंटफ मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट कराई बिफोर फॉरवर्ड जंप, यानी कि फॉरवर्ड जंप से पहले। यहां पे हम सबसे पहले देख रहे हैं फॉरवर्ड जंप का एग्जांपल। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, देखिए गो टू फॉरवर्ड, मैंने लिखा गो टू फॉरवर्ड। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने में क्या लिखा, गो टू फॉरवर्ड। उसके बाद मैं लिख दिया प्रिंटफ दिस लाइन विल बी स्किप्ड, ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी। अब देखिए अब आएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है, प्रिंटफ आफ्टर फॉरवर्ड जंप। अब ये चीज जैसे आउटपुट देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो मेरी थी वो तो एज इट इज मेरी प्रिंट हो गई, वो क्या थी, बिफोर फॉरवर्ड जंप। तो ये तो मैंने करनी थी प्रिंट, ये यहाँ पे प्रिंट हो गई, देखिए बिफोर फॉरवर्ड जंप, ये यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिल गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, गो टू फॉरवर्ड, गो टू फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड यहाँ पे जो मैंने लिखा ये क्या है, मेरा लेबल है, ये मैंने मार्क दिखा लेबल। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लेबल डाल दिया अपना फॉरवर्ड, ये एक लेबल है और ये फॉरवर्ड लेबल मुझे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉरवर्ड लिख के आपको ऐसे कॉलन डालने हैं, 2 ऐसे कॉलन, ऐसे मतलब ऐसे आपको कॉलन करना है और यहाँ पे फिर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ना वो वाली स्टेटमेंट सीधी प्रिंट होती है। किसके बाद, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, यानी कि गो टू फॉरवर्ड लिखा, उसके बाद फिर आपने कुछ भी लाइन लिखी हो, चाहे जितनी भी लाइन लिखी हो, वो कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहां से आपका सीधा ये वाला लेबल ही एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो, गो टू फॉरवर्ड जैसे लिखा तो उसके बाद बीच में आपने जितनी भी लाइंस लिखी होगी वो उनमें से एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन सीधा क्या एग्जीक्यूट होगा, सीधा आपका ये लेबल जहां पे मेंशन होगा वहां पे आपके प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे ये लेबल मिला फॉरवर्ड और उसके बाद जो स्टेटमेंट मुझे दिखेगी वो स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करके दे देगा। क्या थी ये स्टेटमेंट, आफ्टर फॉरवर्ड जंप। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट के तौर पे क्या मिल गया, आफ्टर फॉरवर्ड जंप। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, फॉरवर्ड जंप में क्या था, moves the program control to a label, ये रहा हमारा लेबल, to a label, फॉरवर्ड था हमारा लेबल, तो to a label below the current statement। ठीक है,
बिलो द करंट स्टेटमेंट, यानी कि हमारी जो करंट स्टेटमेंट होती है ना, उस करंट स्टेटमेंट के बिलो जो है वहां पे आपको ले जाएगा। ठीक है, मूव्स द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ लेवल बिलो द करंट स्टेटमेंट, व्हाइल बैकवर्ड जंप मूव्स द कंट्रोल टू अ लेवल अबोव द। अब यहाँ पे देखो बैकवर्ड जंप क्या होता है, बैकवर्ड जंप क्या होगा, यहाँ पे देखो बैकवर्ड जंप में क्या होगा, देखिए यहाँ पे मेरा है गो टू, ठीक है, और ये बोल रहा है स्टार्ट। गो टू क्या करो, स्टार्ट, स्टार्ट पे जाओ, तो स्टार्ट कहाँ पे मेरा, यहाँ पे है स्टार्ट। स्टार्ट क्या कर रहा है, प्रिंट एफ कर रहा है इटरेशन परसेंट डी आई, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो ये मेरा लूप बन गया। देखिए यहाँ पे मैंने लूप बना दिया गो टू के थ्रू। समझ रहे हो कैसे, अच्छे से समझा दो, देखो अच्छे से समझा दो, आपको समझ आ जाएगा। क्या किया मैंने, मैंने अपना मेन फंक्शन था उसमें एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद इसे मत देखो, अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको देखो। मैंने क्या कह दिया कि जब तक आई की वैल्यू लेस और इक्वल टू 5 है, मुझे लेके चलो तुम स्टार्ट पे। जब तक आई की वैल्यू लेस और इक्वल टू 5 है, मुझे लेके चलो स्टार्ट पे। अब ये स्टार्ट मेरा क्या है, मेरा लेबल है, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट लेबल को इस ऊपर पे सर्च करेगा। मैंने आपको पहले बताया, देखो ऊपर जाएंगे हम, ऊपर कैसे जाएंगे, इसने बोला ये देखो बैकवर्ड जंप मूव्स द कंट्रोल टू लेबल अबव द करंट स्टेटमेंट, कि करंट स्टेटमेंट के ऊपर का जो लेबल है, ऊपर का लेबल क्या है हमारा, ये वाला, दिस इज द लेबल स्टार्ट, दिस इज योर लेबल स्टार्ट। ये स्टार्ट के बाद मैंने कॉलन कर दिया, और यहां पे मैंने अपना लेबल के अंदर मेरा कोड लिख दिया, विच इज व्हाट, प्रिंटफ इटरेशन आई, यानी कि आई जो था 1 था, उसके लिए क्या था 1 इज लेस और इक्वल टू 5, ठीक है। गो टू स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट पे गया मैं, उसने क्या कहा कि भाई चलो प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया इटरेशन नंबर 1 मेरा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बोल रहा है कि उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो 1 से हो गया 2, फिर से हम यहाँ पे आ गए, क्या 2 लेस और इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो ये बोल रहा है गो टू स्टार्ट अगेन, चलो हम आगे फिर से स्टार्ट पे। इसने क्या बोला, इटरेशन प्रिंट कर दो 2 को, तो यहाँ पे मेरा इटरेशन 2 भी प्रिंट हो गया। फिर मेरा क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी कि अब ये हो गया 3। अब 3 होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस और इक्वल टू 5 है, यस। तो फिर से मैं क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा, ये क्या बोल रहा है गो टू स्टार्ट, स्टार्ट पे जाओ, या फिर मैं फिर से स्टार्ट पे आया। स्टार्ट क्या बोलता है, प्रिंट कर दो इटरेशन को, किसको, तो आई को, आई की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया अपने 3 को, तो प्रिंट हो गया 3। फिर से मैंने बोल दिया आई प्लस प्लस, तो अब मेरा 3 बन गया 4। 4 फिर से यहाँ पे चेक होगा, 4 इज लेस और इक्वल टू 5, यस ट्रू। तो फिर से मैं जाऊंगा स्टार्ट पे, यहाँ से मैं गया फिर से स्टार्ट पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रिंट एफ इटरेशन 4, तो यहाँ पे मेरा इटरेशन 4 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। और फिर से यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस, यानी कि 4 का बन जाएगा 5, एंड सिमिलरली 5 के लिए भी ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो गो टू है, आप इसको एक लूप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया। तो अगर एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि गिव एन एग्जाम्पल वेयर वी कैन यूज गो टू स्टेटमेंट एज अ लूप, कि जहां पे हम गो टू स्टेटमेंट का एक लूप के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। जहां पे ये स्टार्ट पे हम जाएंगे तो बार बार ये चीज एग्जीक्यूट होगी जब तक ये आपकी कंडीशन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप जो है वो काम करता है। चलिए अब यहाँ पे एक हमारा डिफरेंस आ गया, बिकॉज इस चैप्टर में से डिफरेंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो भी कवर कर लिए हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, गिव द डिफरेंस टेबल बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप हमने आपको बताया था क्या होता है, आपका वाइल लूप, ठीक है, उसमें फोर लूप भी आ गया। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, आपका डू वाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप का मेन डिफरेंस क्या था, कि एंट्री कंट्रोल लूप में हमेशा कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद ही आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर पहले मिनिमम एक बार तो आपका लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक होती है, राइट। यहाँ पे इसके आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस पॉइंट्स। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, यानी कि कंडीशन पहले चेक होती है, okay, the condition is checked before executing the loop body. Here the condition is checked after executing the loop body. फिर the loop body may not execute if the condition is false initially, यानी कि कंडीशन अगर शुरुआत में ही गलत हो जाती है तो आपका जो लूप है, यानी कि लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो होगी ही, किसके लिए, डू स्टेटमेंट के लिए, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, भले कंडीशन फॉल्स हुई। एग्जाम्पल्स क्या आएंगे इसके अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप, इसमें आएगा डू वाइल लूप, ठीक है। कंडीशन चेक कहां पे होता है, तो हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। यहाँ पे कंडीशन चेक कब होगा, हैपेंस एट द एंड ऑफ द लूप, यानी कि यहाँ पे एंड में होती है कंडीशन चेक, वहां पे स्टार्टिंग में होती है। मिनिमम इटरेशंस, मिनिमम में मिनिमम इटरेशंस कितने होंगे, 0। अगर पहले शुरुआत में कंडीशन फॉल्स हो गई तो इटरेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक इटरेशन तो होगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, फिर चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है। यूज केस क्या है, तो यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन बीइंग ट्रू फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि जब आपको ऐसा एग्जीक्यूशन करना हो जहां पे कंडीशन चेक करना शुरुआत से ही इंपॉर्टेंट हो, उस केस में आप फॉर लूप का और वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। जबकि आप डू वाइल लूप का यूज कब करेंगे, कि जब आपके लूप को मिनिमम आपको एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, तो उस केस में आप डू वाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो यहाँ पे दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल तो हमने ऊपर पे डिस्कस कर लिए हैं डू वाइल लूप के और वाइल लूप के, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फिर से अगर आपको देखने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
गिव डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में हमें डिफरेंस देना है, ठीक है। तो ब्रेक हमें पता है कि ये जो है टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है लूप को या तो फिर स्विच स्टेटमेंट को कंप्लीटली एंड एग्जिट सेट, यानी कि कंप्लीटली जब आप अपने लूप या तो फिर स्टेटमेंट को रोकना चाहे, जैसे हमने देखा था कि i = 3 पे आके पूरा लूप रुक गया था और आउटपुट हमें सिर्फ इटरेशन 1 और इटरेशन 2 मिला था, तो उस केस में हम ब्रेक का यूज करते हैं। जबकि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि स्किप कर देता है रिमेनिंग कोड को इन द करंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, यानी कि जो इटरेशन के लिए आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट मेंशन किया है वो वाला इटरेशन आपका स्किप हो जाएगा और उसके अलावा के जितने भी इटरेशन है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जिट्स द लूप इमीडिएटली, ये तुरंत के तुरंत लूप को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। स्किप्स ओनली द करंट इटरेशन, द लूप कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन, लेकिन ये जो है हमारे करंट इटरेशन को ही स्किप करता है, जो नेक्स्ट इटरेशन है उसके साथ कंटिन्यू करेगा। यूज केस क्या है, यूज टू एग्जिट अ लूप अर्ली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, यानी कि जब भी आप अपने लूप को जल्दी टर्मिनेट करना चाहे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, तब आप इसका यूज करते हैं। और ये जो है वो स्किप करने के लिए यूज किया जाता है इटरेशंस को बेस्ड ऑन द कंडीशन। Applicable to for loop, while loop, do while loop and switch statements, applicable only to for while and do while loops, ठीक है। तो ये इनकी एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल मूव्स आउट ऑफ द लूप और स्विच एंटायरली, ठीक है, यानी कि आपका जो कंट्रोल है यहाँ पे क्या होता है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया लूप से सीधा बाहर ही आ जाते हो, और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल जंप्स बैक टू द लूप्स कंडीशन, यानी कि लूप्स की कंडीशन पे वापस आ जाता है और नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपकी साइकिल चल पड़ती है, ठीक है। और एग्जांपल क्या, टर्मिनेट्स द लूप एंटायरली, और ये करता है स्किप एन इटरेशन ऑफ द लूप। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अच्छे से देख लेना, और एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो ये यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्विच के स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। यहाँ पे अब बात करते हैं हम स्विच केस स्टेटमेंट की, बड़ा मजेदार है, ठीक है। द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज फॉर मल्टीवे ब्रांचिंग, ये आपको याद रखना है। देखिए किस लिए यूज होता है, मल्टीवे ब्रांचिंग, कैसे अभी समझ में आएगा। इट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज कॉल्ड केसेस। अब यहाँ पे देखिए स्विच केस स्टेटमेंट यूजुअली आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा जाएगा कि जैसे कि भाई आपको 7 डेज ऑफ द वीक में से अगर आपको प्रिंट करना है कोई डे, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो जब भी ऐसे सिनेरियोज हो जहां पे आपको केस वैल्यूज की यूज करना पड़ता है, तब उस केस में आप स्विच केस का यूज करेंगे, राइट। और ये बहुत ही इजी है समझना। इसका ये आपने देखिए, इट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज कॉल्ड केसेस, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे करके, और एक आपके पास वेरिएबल होता है। यूजुअली इसमें होता क्या है कि वो जो वेरिएबल है इनमें से किसी भी एक केस वैल्यू के साथ मैच करेगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू मैच करेगी, और उस हिसाब से आपका जो केस है उसके अंदर जो कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पे आप इसका यूज क्यों करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई हमें स्विच केस की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स को ना लिखना पड़े, उस चीज को रिमूव करने के लिए हमने स्विच केस स्टेटमेंट का यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स, स्विच आएगा, ब्रैकेट में आपका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केस वैल्यू 1, इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपके इसमें कोड आ जाएगा, फिर आपकी आती है ब्रेक, फिर आता है केस वैल्यू 2, फिर आता है आपका कोड, फिर आती है आपकी फिर से ब्रेक, फिर आता है आपका मोर अगर आप ज्यादा कोड ऐड करना चाहें तो, और ये आपका आता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है कोड टू एग्जीक्यूटिव नन ऑफ द केसेस मैच, यानी कि ऊपर का अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं करता है, यानी कि ऊपर की कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं करती, तो उस केस में आपका जो डिफॉल्ट कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्यूएट होगा, उसके बाद जो कंट्रोल है वो जंप हो जाता है टू द मैचिंग केस, और ब्रेक जो है वो स्टेटमेंट प्रिवेंट करता है फॉल थ्रू द नेक्स्ट केस, ठीक है। समझाता हूं क्यों हमें ब्रेक लिखना पड़ता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डे वाला एग्जांपल हमने ले रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे इंट डे इज इक्वल टू 3, यानी कि मुझे तीसरे नंबर का डे प्रिंट करा के दे दो। अब तीसरे नंबर का डे मेरा क्या है यहाँ पे, वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कैसे करता है इसको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, आपके वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है, डे। तो यहाँ पे स्विच के अंदर मैंने क्या लिख दिया, डे, ठीक है। फिर मेरा बनता है ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया केस 1, ये 1 क्या है, मेरी वैल्यू है, यहाँ पे हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में लूंगा, ठीक है। तो केस 1, तो अगर ये डे की वैल्यू 3 होती, सॉरी अगर ये डे की वैल्यू 1 होती, तो उस केस में मेरा प्रिंट हो जाता मंडे, और मंडे अगर प्रिंट हो गया तो मैं नहीं चाहता कि उसके बाद ये नीचे की चीजें भी प्रिंट हो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ता है ब्रेक, कि भाई यहाँ पे आप अपना कोड टर्मिनेट कर दो। उसी तरीके से अगर ये डे की वैल्यू 2 होती, तो उस केस में मेरा प्रिंट हो जाता ट्यूसडे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया केस 2 प्रिंटफ ट्यूसडे ब्रेक, यानी कि अगर ट्यूसडे आता है तो फिर ट्यूसडे लिख के ब्रेक मार दो, फिर आगे उसके आगे कुछ भी आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। फिर आता है आपका केस 3 विच इज प्रिंटफ वेडनेसडे और ब्रेक,
एंड अगर इनमें से मेरे डे की वैल्यू कुछ भी नहीं हुई, यानी कि 1 2 3 इनमें से अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो उस केस में मुझे प्रिंट कर देना है डिफॉल्ट विच इज प्रिंटफ इनवैलिड डे, कि भाई आपका जो डे है वो इनवैलिड है। जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज काम करती है। अब मेरे केस में मैंने क्या कर रखा है कि डे की वैल्यू मैंने ले रखी है 3, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, मेरा प्रिंट होगा वेडनेसडे, बिकॉज ये 3 और ये 3 दोनों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो हमें करना क्या होता है कि केस की जो वैल्यू होती है उसे हमें मैच करवाना होता है हमारे इसके साथ, केस की वैल्यू को हमें मैच करवाना होता है हमारे डे की वैल्यू के साथ, इस केस में जो हमारा वेरिएबल है। और अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो जाती है तो उस केस में केस के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि मेरा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस केस में मेरा वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने मार दी ब्रेक, तो वेडनेसडे के बाद जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ गया, वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्विच स्टेटमेंट काम करता है। आपको मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे यूज नहीं करनी पड़ती, राइट। क्योंकि अगर मैं स्विच का यूज नहीं करता तो मुझे क्या लिखना पड़ता है कि भाई इफ, फिर ब्रैकेट में कंडीशन डालूंगा, फिर एग्जीक्यूट करूंगा, एल्स, इस तरीके से मुझे पूरा लिख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो इफ एल्स इफ मुझे यूज करना पड़ता है, लेटर बनानी पड़ती पूरी, वो चीज यहाँ पे मुझे करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आपको ये देखिए, इसकी जो सिंटेक्स है वो आपको इस तरीके से लिखना होता है। फॉर लूप है, ये हमेशा लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, तो फिर आप जो है डिफरेंट जो लूप्स है आपके, राइट, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, इन सब चीजों के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और जो ब्रेक है वो भी आप लूप्स के अंदर यूज कर सकते थे, राइट। लेकिन उसके अलावा आप उसको स्विच स्टेटमेंट्स में भी यूज करते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। ये एक्सेप्शन हमने यहाँ पे डिफरेंस में भी देखा था कि ये जो चीज है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, आप इसको सिर्फ लूप्स में यूज कर सकते हैं, आप इसको स्विच में यूज नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो ये ब्रेक है ये स्विच स्टेटमेंट्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है स्विच में भी यूज होता है। तो यहाँ पे आप हर एक लूप में कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं, राइट। और ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे मैंने फॉर लूप के अंदर इसको लिखा है, देखिए इफ अगर कंडीशन है कुछ, यहाँ पे कंटिन्यू लिख दो, और ये आपका इस तरह से कोड। ये एग्जांपल था इसका, ये वाला एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि भाई आई इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे कर देना है कंटिन्यू, यानी कि वो वाला स्टेप स्किप हो जाएगा और मुझे आउटपुट के अंदर वो नहीं दिखेगा, देखिए, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने वाइल और डू वाइल लूप दोनों की थियरी को देख लिया कि भाई दोनों को क्या कहते हैं। अब इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स, यानी कि लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो उससे पहले आपकी कंडीशन चेक हो जाती है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द लूप बॉडी एग्जीक्यूटेड। तो हमने यहाँ पे जो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप का डिफरेंस देखा था वही डिफरेंस आएगा, ठीक है। द लूप बॉडी मे नॉट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, भले कंडीशन सही हो या गलत हो, ठीक है। सिंटेक्स लिख दो इस तरीके से डिफरेंस में, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन, यहाँ पे डू फिर कोड फिर वाइल कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझिए, देखिए ये सारी चीजें जब लिखते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे चीज पूछते हैं कि सर डिफरेंस आता ही नहीं तो कैसे लिखूं। बट आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको सारी चीजें पता ही होती है बच्चों, आपको सब कुछ पता होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख सकूं, राइट। आपको सिंटेक्स पता ही था, राइट, तो आपको बस ये सिंटेक्स में डिफरेंस में लिख देना है, तो आपका एक पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मिनिमम इटरेशन लिख दो, 0 होते हैं, यहाँ पे मिनिमम इटरेशन 1 होगा, ठीक है। ये कब यूज करते हैं हम, तो यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट गारंटीड टू हैपन, ठीक है। यानी कि जब आपके नंबर ऑफ इटरेशंस गारंटीड ना हो। यूज्ड व्हेन द लूप शुड रन एटलीस्ट वंस लाइक इन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, यानी कि जब मिनिमम एक बार तो आपको लूप को एग्जीक्यूट करना ही करना हो तब आप डू वाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैपेंस बिफोर द लूप बिगिंस, तो ये जो है ये कब होता है कि जब आपका लूप शुरू होता है उससे पहले यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग इसकी होगी। कंडीशन टेस्टिंग कब होती है, कंडीशन टेस्टिंग हैपेंस बिफोर द लूप बिगिंस, और यहाँ पे जो कंडीशन टेस्टिंग होगी इट विल हैपन आफ्टर द लूप रन्स वंस, राइट। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे ये देखिए कि यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट गारंटीड टू हैपन, यानी कि जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में पता ना हो, क्लियर ना हो आपको, तो उस केस में आप वाइल लूप का यूज करते हैं। जबकि फॉर लूप में क्या था, व्हेन वी वर टोटली क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशंस कि मुझे 10 बारी साइकिल को घुमाना है फिर 15 बारी घुमाना है, तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज करते थे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी रखे हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप के, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डिफरेंस वो क्या है, गो टू स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है। तो गो टू एंड स्विच के बीच में हम देख लेते हैं। गो टू का क्या होता है, देखिए यूज्ड फॉर अनकंडीशनल जंप्स, जो हमने देखा फॉरवर्ड जंप एंड बैकवर्ड जंप में। ये किसके लिए यूज होता है, मल्टीवे ब्रांचिंग, यानी कि इट इज दी ऑल्टरनेटिव ऑफ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर्स कंट्रोल डायरेक्टली टू अ लेबल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, ये भी हमें पता है कि हमारा कंट्रोल सीधा किसी भी लेबल स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ट्रांसफर्स कंट्रोल टू वन ऑफ सेवरल केस लेबल्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो हमारे यहाँ पे केस वैल्यूज होती हैं और जहाँ पे केस वैल्यू मैच होगी वहां पे वो आपकी चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेकिंग तो होनी नहीं वाली, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिखा, गो टू स्टार्ट,
तो वो स्टार्ट लिख दिया, फिर उसका जो भी आपको प्रिंट करवाना था वो करवा दिया, राइट। फिर अगर वो फॉरवर्ड में क्या लिखते थे, गो टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डाल दिया, जो भी प्रिंट करवाना था वो नीचे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे कंडीशन चेक कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा आप क्या करते हैं, जंप कर देते हैं अपने लेबल पे, और यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन चेक होता है, ओके, चेक्स एन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट्स द कॉरस्पॉन्डिंग केस ब्लॉक इफ इट मैचेस। और अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो कॉरस्पॉन्डिंग केस वैल्यू के साथ मैच होगा, तो वहां पे वो केस वैल्यू जो है उसके नीचे आने वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट अपना हो जाएगा, राइट। ऑफन यूज्ड फॉर जंपिंग आउट ऑफ लूप्स और हैंडलिंग एरर कंडीशंस, यानी कि जब आपको जंप करना हो लूप्स में से या तो फिर हैंडल करनी हो एरर वाले कंडीशन, तब आप इसका यूज करते हैं। एंड दिस इज यूज्ड फॉर मल्टी ब्रांचिंग और सिलेक्टिंग अमंग मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो उस केस में आप इसको यूज करते हैं। द फ्लो इज इंटरप्टेड एंड कंट्रोल जंप्स टू द स्पेसिफाइड लेबल, ठीक है, तो फ्लो आपका इंटरप्ट होता है, बीच की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी और सीधा आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जंप को टू द स्पेसिफाइड लेबल। द फ्लो इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन द स्विच, और यहाँ पे आपका जो फ्लो होगा वो किससे डिटरमाइन होगा, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जो आप स्विच के अंदर लिखते थे ना, हमने वहां पे डे लिखा था, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है वहां से आपका जो फ्लो है वो डिटरमाइन होगा। यहाँ पे ब्रेक की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक की जरूरत होती है। कैन मेक कोड हार्डर टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड ड्यू टू आर्बिट्री जंप्स, यहाँ पे कोड समझना डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम जंप्स होते हैं ना, कहीं से आप जंप मार रहे हो, ठीक है, बंदर की तरह यहाँ से वहां चले जा रहे हो। प्रोवाइड्स अ क्लीनर मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू हैंडलिंग मल्टीपल केसेस, तो ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, ज्यादा क्लीनर होता है बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारी चीजें समझने को मिलती है। ओके, स्कोप क्या है, कैन जंप टू एनी लेबल विद इन द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर आप किसी भी लेवल पे जंप कर सकते हैं इसके थ्रू। बस करना कितना होता है, गो टू करके जिस लेवल पे जाना चाहते हो वो लेवल जहां पे भी आप लिखना चाहते हो वहां पे लिख दो और वहां पे वो आपको लेके चला जाएगा। ओनली ऑपरेट्स विद इन द स्विच ब्लॉक एंड इज मोर लिमिटेड इन स्कोप, लेकिन ये जो है वो स्विच तक ही क्या है, ऑपरेट होता है स्विच ब्लॉक के अंदर ही, और इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, और इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, किसका, गो टू स्टेटमेंट का, राइट। तो गो टू स्टेटमेंट का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया, राइट। तो ये हो गया गो टू का, देखिए यहाँ पे सिंपल था हमारे पास कि इफ आई इज इक्वल टू 1 मुझे ले जाओ गो टू लेबल, अब लेबल मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारी कंडीशन सही भी थी, देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल मैंने क्या ले रखा था, 1 ले रखा था, ठीक है, और उसके बाद मैंने कंडीशन डाली कि अगर मेरी आई की वैल्यू 1 हो तो मुझे लेबल पे ले जाओ। तो यहाँ पे मैं गया लेबल पे, और लेबल क्या बोल रहा है, प्रिंट एफ दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द जंप, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये जो लाइन थी, यानी कि यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर द लाइन थी, किसके बाद, यानी कि हमारी जो गो टू लेवल के बाद जो लाइन थी वो स्किप हो जाएगी यहाँ पे, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है, ये सब कुछ जो बीच का है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सीधा आप अपने लेवल पे आ जाएंगे, और आपका जो लेवल है वो फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। समझ में आ गया आपको, यानी कि जहां पे फॉरवर्ड जंप में क्या होगा कि जहां पे मैंने गो टू लिखा और उसके बाद जो लेबल था वो मैंने लिखा, लेबल का नाम, तो उसके बाद जब तक वो लेबल नहीं आता तो उसके बीच की ये जो चीज है वो हट जाती है, वो फिर प्रिंट नहीं होती है, उसके ऊपर आपके प्रोग्राम का ध्यान नहीं जाता है, आपके प्रोग्राम का ध्यान जाता है फिर सीधा इस लेबल पे, और इस लेबल के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो फिर एग्जीक्यूट होता है। तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द जंप, यानी कि जंप के बाद आपको ये लाइन मिल गई, ठीक है। और स्विच के केस में क्या था कि भाई डे की वैल्यू मैंने ले ली 3 और स्विच मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आ गया मेरा डे एक्सप्रेशन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी केस वैल्यूज, केस मेरा 3 था, 3 के साथ ये वाले के साथ मैच हो गया, तो प्रिंट एफ में मुझे क्या मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा, आउटपुट मेरा क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया, राइट। और इसी के साथ जो हमारी थियरी थी 3rd चैप्टर की वो यहाँ पे कवर हो जाती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, काफी ही इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझा दी है। ये सारा का सारा मटेरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी है। अब इसका जो पार्ट 2 है वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd चैप्टर के कोडिंग वाले क्वेश्चंस, पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ठीक है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस, प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत ही मजा आने वाला है। एंड स्टे ट्यून्ड, लेकिन एक ही चीज चाहिए रिटर्न में, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियोस को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और इस वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट करो, और मेरा मोटिवेशन बढ़े जिससे और मैं आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लेके आ सकूं, राइट। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, राइट।